स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, आखिर होता क्या है पाचन तंत्र, ठीक है। और उसके बाद पाचन क्या चीज होता है, उसके बाद साथ साथ में भोजन को पाचन की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और एक छोटे से नोटिफिकेशन में अगर आपको और देना चाहूंगी, अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप लोगों से मैं एक छोटी सी नोटिफिकेशन देना चाहूंगी कि मेरे चैनल के साथ साथ आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मैंने ग्रुप अभी जल्दी क्रिएट किया है, उसका नाम है शशि क्लासेस ऑफिशियल ग्रुप। सो अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और भी अपने संगी साथियों को उसमें ज्वाइन करिए, इनवाइट करिए, जिससे कि ग्रुप का सपोर्ट मिले, ग्रुप और आगे जाए, ठीक है। इसके साथ साथ उसमें भी आपको इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन उसमें भी आपको मिलते रहेंगे। जो वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी वही वीडियो वहाँ पे भी मिलेगी। साथ साथ में वहाँ पे कुछ आपको मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिल सकते हैं, इसीलिए जल्दी से जाइए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या होता है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग तंत्र का मतलब समझते हैं। तंत्र का मतलब होता है समूह, ग्रुप। ग्रुप का मतलब आप समझ सकते होंगे, जहां दो या दो से अधिक चीजें होती हैं वहां पे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ सकते हैं हमारे शरीर में उपस्थित एक ऐसा तंत्र जो भोजन को पचाने का काम करे, यानी भोजन को पचाने का, यानी कि भोजन का जो जटिल रूप है उसे तोड़ करके सरल रूप में परिवर्तित कर दे, यानी भोजन का जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दे, ऐसे तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग पाचन तंत्र कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये भी जो पाचन तंत्र होता है ना, इसमें दो तरह की क्रियाएं होती है। जो मतलब पाचन की जो क्रिया होती है, दो प्रकार की क्रिया होती है। एक तो भौतिक क्रिया होती है और एक रासायनिक क्रिया होती है। भौतिक क्रिया में हम लोगों का क्या आ जाएगा, जो हम लोग भोजन को कुचलते हैं ना, अपने मुंह से जो भोजन को कुचल रहे हैं, ये एक भौतिक क्रिया हो गई। और वो भोजन जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर जाएगा, उसमें जितने भी मतलब एंजाइम निकलेंगे उसे मतलब पचाने के लिए, जितने भी उसमें केमिकल रिएक्शन होंगे, वो सब हम लोगों के जो होंगे रासायनिक क्रियाओं में जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि जो पाचन तंत्र क्या होता है। तो शरीर में उपस्थित एक ऐसा तंत्र जो कि किन्हीं भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भोजन के जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित कर दे, ऐसे तंत्र को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पाचन तंत्र का मतलब समझ लिया। अब बात आती है पाचन क्या होता है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले स्लाइड में लिख रखा है जटिल से सरल, यानी कि भोजन का जो जटिल यानी जो कठोर रूप है उसे टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित हो जाना ही पाचन है, ठीक है। दूसरे में मैंने लिख रखा है जल, विटामिन, खनिज का सीधा अवशोषण हो जाता है। इसका कहने का मतलब है जो हम लोगों का जल होता है, जो विटामिन होती है और जो खनिज होता है, इन सभी का जो है सीधे अवशोषण कर लिया जाता है। इन्हें पाचन की जरूरत नहीं होती है। इनका जो है हमारी कोशिकाएं इन्हें सीधे अवशोषित कर लेती है, सीधे उपयोग में ले लेती है। इन्हें पाचन की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे, इनके कण इतने छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें पाचन की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसी रूप में हम लोगों का आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन्हें पाचन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक ये छोटे रूप में नहीं टूटेंगे तब तक हमारी कोशिकाएं इन्हें अवशोषित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल बात है, ये बड़े मतलब जटिल रूप में रहेंगे तो हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं इन्हें कैसे अवशोषित कर पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रोटी खाते हो तो आप उसे तोड़कर क्यों खाते हो, पूरी रोटी क्यों नहीं खा लेते हो? अब आप सोच रहे हो कि भाई गजब बात है, पूरी रोटी कैसे खा सकते हैं, हमारा तो मुंह ही उतना बड़ा नहीं है। तो खैर यही बात है, मुंह की जगह कोशिका को लाइए ना। तो जो कोशिका है वो अपने बड़े बड़े मतलब भोजन के बड़े बड़े पार्ट को नहीं अवशोषित कर पाती है, तो इस वजह से भोजन का टूटना जरूरी होता है, ठीक है। और इसके टूटने की प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं, ठीक है। और इसके जो जो शरीर के जो जो अंग मिलके इस भोजन के जटिल रूप को तोड़कर सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, उन सभी अंगों को हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है। उसके बाद बात आती है ना, पाचन जरूरी क्यों है ना। पाचन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा हमें हमारे भोजन से मिलेगी। और भोजन से मिलेगी तो भाई भोजन के भी अंदर बहुत सारे ऐसे उपयोगी घटक है जिन्हें हमारी कोशिकाएं सीधे अवशोषित नहीं कर पाती हैं, जिन्हें टूटने की जरूरत होती है ना। तभी जब वो टूटेंगे तभी हमारी कोशिकाएं उन्हें अवशोषित कर पाएंगी, ठीक है। तो उनका यही जो टूटना होता है ना, इसी को हम कह सकते हैं कि पाचन हो रहा है, ठीक है।
तो यानी पाचन क्यों जरूरी है? तो हमारे शरीर की कोशिकाएं उन विभिन्न घटकों को जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें ऊर्जा दें, उन्हें सीधे अवशोषित कर ले बिना किसी नुकसान के। तो इस वजह से पाचन होना जरूरी है। अब हम लोग पाचन का मतलब समझ गए और पाचन तंत्र क्या होता है उसका भी मतलब समझ गए, पाचन का भी मतलब समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पाचन किन किन चरणों में होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं पाचन किन किन चरणों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि पाचन की क्रिया में शरीर के कौन कौन से अंग सहायक हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां सहायता देती हैं पाचन को, मतलब पाचन की क्रिया करने के लिए। सबसे पहली बात आती है आहार नाल। सबसे पहली बात क्या होता है? ठीक है, आहार नाल का मतलब है कि आपके शरीर में जब तक भोजन रहेगा तो वो जिन जिन स्थानों में भोजन घूम रहा होता है, जिस जिस जगह पे वो घूम रहा होता है, उन सभी जगहों को हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। अब समझने की बात आती है कि उन जगहों में कौन कौन से नाम आएंगे। सबसे पहली बात मुंह। ठीक है, भोजन सबसे पहले आपके मुंह में जाता है, मुंह के बाद आपके ग्रास नली में आता है, ग्रास नली के बाद आप लोगों के आमाशय में आता है, आमाशय के बाद आप लोगों के छोटी आंत में आता है, छोटी आंत के बाद आप लोगों के बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में के बाद आपके गुदाद्वार के रास्ते वो निकल जाता है शरीर के बाहर। उसके बाद इस एक बार डायग्राम के हिसाब से भी समझते हैं किस तरह से भोजन घूमता है। सबसे पहले हम लोगों के मुंह में भोजन आता है, उसके बाद वो ग्रास नली, यानी कि देखिए ग्रास नली के हिसाब से पहले मुंह में आएगा, मुंह में आने के बाद जब आप भोजन को कुचल लेते हो तो जब भोजन को आप निगलते हो तो वो ग्रास नली में आ जाएगा, फिर वो भोजन आपका आमाशय में आएगा, आमाशय के बाद वो आपका छोटी आंत में जाएगा। ध्यान रखिए भले यहाँ पे बड़ी आंत है लेकिन सबसे पहले भोजन बड़ी आंत में नहीं बल्कि छोटी आंत में जाता है, तो भोजन छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद ये भोजन बड़ी आंत से होते हुए जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो जो उसका अपशिष्ट रूप होता है वो गुदाद्वार के रास्ते यानी अनस के रास्ते शरीर के बाहर निकल जाता है। तो समझ गया आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं शरीर के। ये सब भाग मिलके ही पाचन का काम करते हैं और इन्हीं सबको मिला के तंत्र, यही सब है तंत्र, पाचन के तंत्र, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। इसी के साथ साथ हमारी कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे लार ग्रंथि। मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? तो लार ग्रंथि पाई जाएगी। अच्छा, ग्रास नली में कोई ग्रंथि होगी? नहीं, इसमें कोई ग्रंथि नहीं होगी क्योंकि ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ध्यान रखें। उसके बाद बात क्या आती है कि जठर ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो आमाशय में आपकी जठर ग्रंथि पाई जाएगी। उसके बाद छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि? तो इसमें आंत्र ग्रंथि है। वो सब आंत के अंदर जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है वो सब आंत के बारे में जब हम डिटेल में जानेंगे उसके तब हम वहां पे जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है? लीवर और पित्ताशय। ठीक है, ये लीवर और पित्ताशय ये सभी हम लोगों की ग्रंथियां हो गई। उसके बाद अग्नाशय भी हम लोगों का एक ग्रंथि है। उसके बाद आंत्र ग्रंथि, तो हम लोगों की आंत में जितनी सारी ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों को कहा जाता है। तो वो जब हम लोग आंत के बारे में डिटेल में जानेंगे तो वहां पे हम जान लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए आहार नाल और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन का काम करती हैं और इन्हीं के अंतर्गत ये सभी अंग आते हैं जो कि पाचन के लिए सहायक हैं और इन्हें हम पाचन के अंग भी कहते हैं या फिर पाचन के तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना जान गए। अब हम लोग डिटेल में एक एक अंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुख किस तरह से सहायक है पाचन में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं मुख किस तरह से सहायक है पाचन की क्रिया। अब बात करते हैं मुख गुहा की। मुख गुहा यानी मुख जो है हम लोगों का मुंह, और गुहा मतलब खाली जगह। ठीक है, हमारा मुंह देखिए अंदर खाली जगह है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मुख गुहा। भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मुंह में हम लोगों की 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें कि पहले का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। सांपों में यही ग्रंथि जो है जहर का काम करती है। दूसरा है सबलिंगुअल, तीसरा है सबमैंडिबुलर। अगर सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर को आप याद नहीं भी रखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस नाम यही है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, जो कि सांपों में जहर का काम करती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि इन लार ग्रंथियों में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है लाइसोजाइम। ये जीवाणुनाशी होता है, यानी कि भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनका जो है विनाश कौन करता है? तो लाइसोजाइम करता है। ठीक है, रात में ये लाइसोजाइम नहीं बनता है, इस वजह से आप लोग देखते हैं कि आप सुबह उठते हो तो आपके दांतों पे बहुत सारी गंदगी लग जाती है और दिन भर जो है हमारा जो मुंह है उसमें बहुत सारा लार बनता है, इस वजह से यानी लाइसोसोम भी बन रहा है। तो यहाँ से जो हम लोगों के भोजन में जितने भी जीवाणु है वो सब मार देता है और रात में लाइसोजाइम लार नहीं बनता है, इस वजह से लाइसोजाइम नहीं बनता है और हमारे दांतों में बहुत सारे बैक्टीरिया जम जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि गंदगी जम गई है, सुबह हम लोग ब्रश करके उसे साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइलिन और डाइस्टेट। ये भी 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो मंड या फिर चोकर का पाचन करते हैं। चोकर क्या है? किसी भी अनाज का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग चोकर कहते हैं। टाइलिन और डाइस्टेट चोकर का पाचन करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है म्यूकस। म्यूकस एक एंजाइम है। ठीक है, म्यूकस का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाना। म्यूकस का क्या काम है? भोजन को
चिपचिपा बनाना, जिससे कि उसे निगलने में आसानी हो, हम उसे आसानी से निगल सके भोजन को। ठीक है, तो हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली क्या होता है, चलिए दोस्तों समझते हैं ग्रास नली के बारे में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोगों का है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली आप सब देख सकते हैं, मैंने मुख गुहा के बारे में बता दिया। ये जो नली होती है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। तो कह रहा है पाचन, इसमें पाचन नहीं होता, ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, इस नली में कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, भले ये आहार नाल का हिस्सा है लेकिन इसमें पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, क्रमानुकुंचन क्या है, इसमें भोजन को धीरे धीरे ढकेला। देखिए इसमें क्या होता है, क्रमानुकुंचन का मतलब है कि जो भोजन हम लोग निगलते हैं, कभी सोचा है कि वो भोजन मतलब तुरंत गिर जाता होगा हम लोगों के पेट में, गिरता क्यों नहीं, धीरे धीरे जाता है ना। आप लोग कभी भी महसूस किए होंगे कि जो भोजन होता है वो धीरे धीरे खिसकता है ना। तो भोजन के धीरे धीरे खिसकने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रमानुकुंचन। जिस तरह से हम लोग अपने पेस्ट जब लोगों का खत्म हो जाता है तो पेस्ट को हम धीरे धीरे खिसकाते हैं ना, जैसे आगे निकल जाए, उसी तरह से हम लोगों का क्रमानुकुंचन होता है। धीरे धीरे जो है भोजन खिसकता है नीचे की तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं। ग्रास नली समझ गए। अब हम लोग समझते हैं आमाशय के बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आमाशय। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आमाशय के बारे में, यानी आमाशय क्या है। जैसे कि हम लोगों ने आहार नाली के मुख के बारे में समझ लिया, ग्रास नली के बारे में समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं आमाशय क्या होता है। यहाँ पर मैंने आमाशय का एक बड़ा सा चित्र बना दिया है जिससे आप लोगों को आमाशय समझने में बिल्कुल आसानी हो। सबसे पहले बात आती है आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। तो आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। पूछेगा कि आहार नाल में भोजन सबसे ज्यादा किस स्थान में रहता है, तो जो है आमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। उसके बाद आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो देखिए आमाशय के हम लोगों के 3 भाग होते हैं, जिसका पहला नाम है कार्डियक, दूसरा नाम है फंडिक और तीसरा नाम है पाइलोरिक। जिसमें कि कार्डियक इसका सबसे ऊपरी भाग होता है। इसका नाम कार्डियक इस वजह से होता है क्योंकि आमाशय का जो ऊपरी भाग होता है, यानी जो कार्डियक होता है, वो हम लोगों के हृदय के पास होता है। तो इस वजह से ये हृदय के पास होने की वजह से इसके ऊपरी भाग का नाम कार्डियक होता है। और फिर उसके बाद आमाशय का जो मध्य भाग होता है उसे हम लोग फंडिक कहते हैं। और इसके साथ साथ ये जो आमाशय का सबसे निचला भाग होता है उसे हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। ठीक है, तो अभी समझते हैं हम लोग कार्डियक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्डियक के बारे में देख लें। तो आमाशय का सबसे ऊपरी भाग है कार्डियक। उसके बाद इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसमें, कार्डियक में, यानी आमाशय के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में HCl का निर्माण होता है। साथ साथ में ये जीवाणुनाशी होता है। देखिए हम जो हमारा जो भोजन का पाचन है वो हम जानते हैं मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुख में भी बहुत सारी लाल ग्रंथियां होती हैं जो कि भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देती हैं। लेकिन कुछ कुछ कीटाणु इतने मजबूत होते हैं जो कि हमारे मुख में उपस्थित लाल ग्रंथियों से नहीं मर पाते हैं। तो वो जैसे ही हम लोगों के आहार नाल में मतलब प्रवेश करते हैं तो जो कीटाणु रह गए होते हैं उसमें उस कीटाणुओं को हमारे आमाशय का जो कार्डियक है उसमें उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो उन कीटाणुओं को मार देता है जो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, मुंह में नहीं मर पाते हैं। तो जो कीटाणु हमारे मुंह में उपस्थित लाल ग्रंथियों से नहीं मर पाए थे वो यहाँ आके यानी कि आमाशय के ऊपरी भाग यानी कार्डियक में आके HCl द्वारा मतलब नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जीवाणुनाशी हो गया। ये भोजन को तोड़ने का काम करता है, यानी जो कार्डियक है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का भी काम करता है। उसके बाद बात आती है, देखिए एक चीज और आप देखते होंगे, जब आप कभी ज्यादा खाना खा लेते हो उस समय क्या होता है कि आपको इस तरह से लगता है कि जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो आप जब उसे मतलब उल्टी कर देते हो ना तो आपके नाक से और आपके मुंह से अजीब तरीके की मतलब गैस निकलने लगती है जो कि बहुत जलन टाइप में होती है। तो उससे हम उस समय क्या होता है कि जितना ज्यादा आप खाना खाओगे, जितना ज्यादा आप खाना खाते हो उतना ही ज्यादा आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक गैस बनता है। और उसके बाद वो जब ज्यादा बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक गैस तो वो आपके नाक और मुंह के रास्ते निकलने लगता है जिससे आपको जलन का जैसा अनुभव होता है। उसके बाद बात आती है फंडिक की, यानी कि बीचला हिस्सा जो है इसका फंडिक होता है आमाशय का। उसके बाद देखिए आमाशय का मध्य भाग जो है फंडिक है। उसके बाद रुझि जो कांटानुमा संरचना है, इसमें एक संरचना पाई जाती है जो कि कांटानुमा होती है। इसका जो काम है ये भोजन को रोक के रखता है। ठीक है, जो हम लोगों के आमाशय में भोजन आया होता है रुझि क्या करता है, उसे रोक कर रखता है। ठीक है, और जब हम लोग भूखे पेट रहते हैं तो ये रुझि जो है वो खड़ा हो जाता है जिस वजह से चुभता है। अधिकतर आप लोग देखते होंगे जब हम लोग व्रत रहते हैं तो हमारा पेट दर्द करने लगता है ना। उस समय क्या होता है, हम लोगों के पेट में भोजन नहीं गया हुआ होता है और उस वजह से जो रुझि है वो खड़ा हो जाता है जिस वजह से हमें चुभन का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
जो है पाइलोरिक के बारे में। पाइलोरिक जो है अमाशय का सबसे निचला भाग, ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा है वो पाइलोरिक है, ठीक है। उसके बाद इस पाइलोरिक में ना कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसका नाम है जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, यानी इस ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है, ठीक है। उसके बाद अब इस रस में कितने तरह के मतलब एंजाइम पाए जाते हैं, तो दो तरह के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें का पहला नाम है रेनिन, दूसरे का नाम है पेप्सिन। देखिए रेनिन जो एक एंजाइम है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। रेनिन का जो काम है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और इसी हिसाब से जो पेप्सिन एक एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। दूध से दही, इसका मतलब जैसे आप छोटे बच्चों को दूध पिलाते हो तो वो जब पलटी कर देते हैं तो आप क्या देखते हो, पिलाते तो दूध है लेकिन निकलता है जैसे दही निकल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रेनिन अपना क्रिया करता है दूध पे और दही बना देता है, तो वही दही आपको सामने दिखती है। उसके बाद पेप्सिन का भी इसी तरह से काम होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अमाशय से। जो अमाशय में एक जो है हम लोगों का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, जो भोजन से प्रोटीन आया वो अमाशय में आएगा और पेप्सिन द्वारा पेप्टोन में बदल जाएगा। इतना सब कुछ आप लोग समझ गए अमाशय के बारे में। अब एक चीज आप लोग और सुन मतलब देखते होंगे कि जब आप लोग ज्यादा खाना खा लेते हो ना, उसके बाद कुछ समय के बाद आप लोगों को नींद आने लगती है। कभी आपने सोचा है कि ये क्यों होता है? देखिए होता इसलिए है क्योंकि जब आप लोग खाना कुछ ज्यादा खा लेते हो उस समय क्या होता है कि आपके पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि फिर उन्हें काम करना रहता है, भोजन को पचाना रहता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उन्हें आवश्यकता होती है ज्यादा एनर्जी की। इस वजह से वो क्या करते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग से वो जो है एनर्जी को खींचना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम लोगों के ब्रेन से भी एनर्जी खींची मतलब ली जाती है। तो उस समय क्या होता है, ब्रेन से जब एनर्जी ले ली जाती है तो ब्रेन हम लोगों का सुस्त पड़ जाता है, जिस वजह से ब्रेन काम करना थोड़ा सुस्त हो जाता है, हल्का हो जाता है और हम लोगों को नींद आने लगती है, ठीक है। तो इतना हम लोग दोस्तों समझ गए अमाशय तक। आगे की जो चीजें रह गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर अभी तक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन दी थी, फेसबुक पे हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए शशि क्लासेस ऑफिशियल ग्रुप को। तो थैंक यू सो मच दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।